अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। BPS 5 to 15 के हवाले से फ़र्स्ट वीडियो जनरल नॉलेज की मैंने कुछ 1-2 दिन पहले अपलोड कर दी थी। उसी का सेकंड पोर्शन अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम 50 MCQs से लेके अब 100 MCQs तक जाएंगे, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं उसको। यहाँ पर हमने छोड़ा था, इसको मैं यहाँ पे करंट स्लाइड से लगा देता हूँ। ओके, सॉरी जी। अब जी, अगर आपको याद हो, ये हमारा 50th MCQs था। अब्दुल मुत्तलिब डाइड इन विच ईयर, और इसका राइट आंसर था 578 AD। तो चलिए अब यहीं से कंटिन्यू करते हैं। ऑलराइट, सो अब नेक्स्ट MCQs है, द ओरिजिनल नेम ऑफ अबू जहल वाज। अबू जहल का ओरिजिनल नेम क्या था? उमर बिन हशाम, उमर बिन अल आस, उमर बिन खत्ताब, उमर बिन खय्याम। एंड द राइट आंसर इज उमर बिन हशाम। ठीक है। और कभी कभी MCQs में ये भी आता है कि अबुल हिकम किसका टाइटल था? अबुल हिकम। तो इसको वहाँ पे मक्का में अबुल हिकम जो है वो कहा जाता था अबू जहल को। तो ये दोनों चीज़ें याद कर लीजिएगा अबू जहल के हवाले से। इसका असल नाम है उमर बिन हशाम और इसका टाइटल था वहाँ पर अबुल हिकम। नेक्स्ट वन, व्हाट वाज द मंथ व्हेन द प्रॉफिट माइग्रेट टू मदीना? इस्लामी लिहाज से कौन सा महीना था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हिजरत की थी मक्का से मदीना? रबीउल अव्वल, मुहर्रम, शव्वाल या जिलहज? सो इट्स रबीउल अव्वल। ये महीना भी रबीउल अव्वल का ही चल रहा है। ओके, नेक्स्ट वन, व्हेन वाज जहाद मेड कंपलसरी? जहाद की फ़र्जियत कब जो है वो आई थी? कौन सी हिजरी में आई थी? पहली हिजरी, दूसरी, तीसरी या चौथी? द राइट आंसर इज सेकंड हिजरी। ठीक है, हिजरत के दूसरे साल जो है वो जहाद की फ़र्जियत आ गई थी। सही। क्यों? क्योंकि दूसरे साल ही जंग बदर हुई है, विच इज़ द फर्स्ट बैटल बिटवीन द इन्फिडल्स एंड द मुस्लिम्स। मुसलमान और कुफ़ार के दरमियान जो पहली जंग थी वो जंग बदर ही थी, और वो 2 हिजरी में हुई थी। सो इट मेक सेंस कि 2 हिजरी में ही जहाद की फ़र्जियत आई थी। नेक्स्ट वन, द सोशल बाइकआउट ऑफ बनु हाशिम टुक प्लेस इन विच नबवी? बनु हाशिम का जो कबीला था, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो थे, और उनके साथ उनके सारे आप कह लें कि असहाब और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त मानने वाले, तो मक्के वालों ने उस कबीले का पर्टिकुलर बाइकआउट कर दिया था, एंड दैट वाज एन एक्सट्रीम सोशल बाइकआउट। और फिर वो शेब अबी तालिब एक घाटी वहाँ पे चले गए थे। तो वो कौन सी हिजरी थी? 7वीं, 8वीं, 9वीं या 10वीं हिजरी? The right answer is 7th नबवी। Held up to 3 years in शेब अबी तालिब। ये जो मैं आपको बता रहा था ना कि वो घाटी है जिसे शेब अबी तालिब कहते हैं, 3 साल तक उस घाटी में रहे, एंड डैट वाज द मोस्ट सीवियर पेनफुल ईयर्स इन हिस्ट्री ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप वसल्लम की ज़िंदगी की तारीख़ में सबसे जो तकलीफ़ दे 3 साल थे वो यही थे। सो आप इसको अगर आप चाहें तो स्टडी करें, इसमें आपको अंदाज़ा होगा कि किन तकालीफ से जो अल्लाह के रसूल और आपके जो कंपेनियंस थे उन 3 सालों में गुजरे थे। सो दैट्स द 7th नबवी। नेक्स्ट वन, विच किंग टोर द लेटर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? कौन से बादशाह ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वो ख़त जो है आप सल्लम ने जो लिख के दिए थे उसको फाड़ दिया था? सीरिया, ईरान, इजिप्ट या एबिसीनिया? शाम का बादशाह था, ईरान का था, मिस्र का था या हबशा का था? द राइट आंसर इज़ ईरान। ईरान का बादशाह था जिसे खुसरो परवेज़ कहते हैं, आप सबको पता होगा। उसने अल्लाह के रसूल की दावत का जो ख़त था वो चाक कर दिया था, और फिर उसके साथ जो है बहुत बुरा हुआ। उसी के बेटे जिसका नाम था शेरुआ, चंद सालों में उसी ने जो है अपने बाप को कत्ल कर दिया था। नेक्स्ट वन, हाउ मेनी कंपेनियंस वर देयर एट द टाइम ऑफ ट्रीटी ऑफ हुदैबिया? सुलह हुदैबिया के वक्त कितने सहाबा अल्लाह के रसूल के साथ थे? ये सवाल पूछा जाता है। 1200, 1300, 1400 या 1500, 1500? एंड द राइट आंसर इज़ 1400। कुछ 1400 सहाबी असहाबा कराम जो थे वो अल्लाह के रसूल के साथ थे एट द टाइम ऑफ सुलह हुदैबिया, जिसको हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने वो लिखा है, ठीक है, स्क्राइब किया था उसको। द नेक्स्ट वन, हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला एंड अबू तालिब डाइड इन दोनों शख्सियात का एक ही साल में इंतकाल हुआ था। कौन सा साल था वो AD के हिसाब से? 612, 15, 18 या 19?
द राइट आंसर इज़ 619 AD। तो 619 AD में अल्लाह के रसूल के साथ जो दो बहुत चाहने वाली शख्सियात थीं वो दोनों जा चुकी थीं उसी साल में, और वो गम का साल अल्लाह के रसूल ने उसे करार दिया था और उसे आमुल हुज़्न कहा जाता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये वही 3 साल हैं जो अभी हम पीछे MCQs देख के आए सोशल बाइकआउट वाले। तो उस इतनी सख्त कंडीशन में ये दो मोहब्बत करने वाली शख्सियात भी अल्लाह के रसूल के साथ जो है वो जा चुकी थी, उनका साथ छोड़ के जा चुकी थी, अल्लाह ताला को प्यारा हो गई थी। आगे चलते हैं। विच सहाबी प्रपोज द आइडिया ऑफ अजान फर्स्ट टाइम। अजान देने का आइडिया किस सहाबी ने जो है वो प्रपोज़ किया था, और फिर अल्लाह ताला ने, और फिर वही आ गई थी कि ये इस तरह से अजान होनी चाहिए। हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन। सो इट्स हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत उमर ने ये आइडिया दिया था कि देयर शुड बी अ कॉलिंग टू पार्ट्स द प्रेयर। तो ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह का आइडिया था जिसको अल्लाह के रसूल ने एक्सेप्ट किया, और जब से लेके अब तक अल्हम्दुलिल्लाह अज़ान जो है वो हिस्सा बन गया नमाज की कॉलिंग का। आगे चलते हैं। हाउ मेनी किंग्स एक्सेप्टेड इस्लाम व्हेन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेंट देम लेटर्स। कुछ 6 हिजरी के बाद जो है अल्लाह के रसूल ने जो है ख़ुतूत भेजना शुरू किए थे मुख्तलिफ़ ममालिक में, तो उनमें से कितने बादशाहों ने इस्लाम कबूल किया अल्लाह के रसूल की दावत पर? 5, 4, 3 या 2? द राइट आंसर इज़ 4। कुछ 4 किंग्स थे जिन्होंने एक्सेप्ट किया था इस्लाम। मैं थोड़ा सा लिखना भूल गया यहाँ पे, मैं उन चारों किंग्स के नाम भी लिख देता, ठीक है। अब अभी मुझे भी याद नहीं आ रहा है, 1-2 के याद आ रहे हैं। और ख़त जो था वो कुछ यही था, ये ओरिजिनल जो ख़त है उसकी कॉपी है, ठीक है। ऐसे ही भेजा था अल्लाह के रसूल ने। आप देख सकते हैं अरबी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और ये आगे करके इस तरह से चल रहा है, क्योंकि अब उन लोगों को ज़ेर ज़बर पेश की ज़रूरत नहीं थी, उनकी अपनी मादरी ज़बान थी अरबी, तो हमें शायद पढ़ने में थोड़ा सा मसला हो, बट उनके लिए एक बहुत अच्छी और साफ़ तरीके से ये चीज़ लिखी हुई थी। और नीचे अगर आप देखें तो मोहर नबूवत भी लगी हुई है। दैट इज़ द स्टैम्प, द सील दैट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैव। आगे चलते हैं। हाउ मेनी आइडल्स वर देयर इन खाना काबा। वेरी कॉमन क्वेश्चन, और आ जाता है कभी कभी। खाना काबा में कितने बुत रखे हुए थे? 350, 40, 60 या 70? द राइट आंसर इज़ 360 आइडल्स। यस, मस्जिद हरम में, खाना काबा में उस वक्त 360 बुत रखे हुए थे। ऑलराइट, द लार्जेस्ट आइडल इन खाना काबा वाज। उन 360 बुतों में सबसे बड़ा जिसको ये अपना खुदा मानते थे बुत को, उसका नाम क्या था? हुबल, ताऊज़, हमज़, दिबल? द राइट आंसर इज़ हुबल। ये जितने भी बुत रखे हुए थे इनमें सबसे बड़ा जो था उसका नाम इन्होंने रखा हुआ था हुबल। लेट्स मूव ऑन। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कॉल्ड द फर्स्ट अजान ऑफ विच प्रेयर। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ने फिर अजान जो दी है, जब अजान का अहकाम जारी हो गए थे, तो कौन सी नमाज थी जिसकी सबसे पहले जो है वो अजान दी गई? फजर, ज़ोहर, असर या मगरिब? द राइट आंसर इज़ फजर। तो फजर की नमाज जो थी उसमें सबसे पहले अजान दी गई थी। ओके, विच सहाबी प्रिपेयर्ड द ग्रेव ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक को कौन सी सहाबी ने तैयार किया था? अबू हुरैरा, खालिद बिन वलीद, अब्दुर्रहमान बिन औफ, अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन? द राइट आंसर इज़ हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला। उनका नाम जो है वो पूरा इस तरह से था, उबैदुल्लाह बिन तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये शर्फ मिला जिसे मिल गया। आगे चलते हैं। ओके, हज़रत ख़तीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा डाइड एट द एज ऑफ। क्या एज थी हज़रत ख़तीजा की जब आपका इंतकाल हुआ, अम्मा ख़तीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का? 65, 66, 67 या 68? द राइट आंसर इज़ 65 ईयर्स। तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत ख़तीजा बिनत खौलैद, ये देखें पूरा नाम है, ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी, बिनत खौलैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जब इंतकाल हुआ तो उनकी एज 65 ईयर्स थी, और उनका इंतकाल जो है वो 619 AD में हुआ है। पीछे भी जब MCQs पढ़ के आ रहे हैं, और मैंने आपको बताया था कि ये वो आमुल हुज़्न का साल था, और ये सोशल बाइकआउट वाला 3 साल थे जो बनु हाशिम फेस कर रहे थे।
आगे चलते हैं। हज़रत अबू बकर वाज द मर्चेंट ऑफ, हज़रत अबू बकर जो है वो किस चीज़ की तिजारत करते थे? मर्चेंट कहते हैं ताजिर को। किस चीज़ की उन्होंने तिजारत की थी? कोल, क्लोथ्स, कैमल या गोल्ड? द राइट आंसर इज़ क्लोथ्स। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं वो कपड़े का कारोबार किया करते थे। आगे चलते हैं। सेकंड माइग्रेशन टू हबशा टुक प्लेस इन, दूसरी जो माइग्रेशन हुई है हबशा की तरफ, यानी एबेसिनिया, इथोपिया की तरफ, वो कौन सी ईडी में हुई है? 614, 15, 16 या 17? द राइट आंसर इज़ 1615 AD। ये दूसरी माइग्रेशन थी, इसमें कुछ ज़्यादा हजरात थे, पहली माइग्रेशन में थोड़े कम थे। तो ये 2 माइग्रेशंस पहले एबेसिनिया की तरफ हो चुकी हैं, फिर वहाँ से ये लोग मदीना चले गए थे और फिर उसके बाद एंड में अल्लाह के रसूल आए हैं अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ। ओके जनाब। फ्रेंड ऑफ हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कैरी द मैसेज ऑफ निकाह टू प्रॉफिट मोहम्मद, हज़रत अम्मा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला की वो कौन सी दोस्त थी जो कि निकाह का पैगाम लेकर गई थी अल्लाह के रसूल के पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? उनका क्या नाम था? सायमा, नफीसा, फ़ातिमा या उम्मे सलमा? बाय द वे इट्स द क्वेश्चन ऑफ क्लास 4 या 5 इस्लामियत आई बिलीव, ये PhD में भी आया था, खैर आया था। ओके दैट्स नफीसा। तो उनकी दोस्त का नाम था नफीसा जो निकाह का पैगाम लेके गई थी अल्लाह के रसूल के पास। इन विच कंट्री सुइस कैनाल इज़ लोकेटेड, सुइस कैनाल जो है एक बड़ी सी कैनाल है, कौन सी कंट्री के अंदर लोकेटेड है? इजिप्ट, ईरान, UAE, जॉर्डन? एंड द राइट आंसर इज़ इजिप्ट। मिस्र जो है उसमें ये बहुत बड़ी सी एक कैनाल है, सुइस कैनाल, ये लोकेटेड है। एंड बेसिकली दिस सुइस कैनाल कनेक्ट द रेड सी एंड मेडिटेरियन सी। ये पढ़ने में मुझे हमेशा प्रॉब्लम होती है, रेड सी एंड मेडिटेरेनियन सी। ओके, तो इन दोनों समंदरों के दरमियान जो है वो एक पोर्टल है, एक कनेक्शन का, जिसे सुइस कैनाल कहते हैं। इजिप्ट में है, आप देख सकते हैं तस्वीर, यहाँ से बहुत शिप्स जाती हैं और बहुत ज़्यादा बिज़नेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कैनाल है ये। कुछ अभी रिसेंट मंथ्स पहले ये जो एक शिप जो है वो बहुत बड़ी सी, वो इस तरह से वर्टिकली अटक गई थी यहाँ पर, तो पूरा रास्ता जो है वो ब्लॉक हो गया था सुइस कैनाल का। तो पर डे $1 बिलियन का नुकसान हो रहा था बहुत सारी कंट्रीज़ को। सो दैट्स द सुइस कैनाल। नेक्स्ट वन, द UN वाज फाउंडेड इन विच ईयर, यूनाइटेड नेशन जो है वो कौन से साल में बनी है? 24 मार्च 1945, 24 अक्टूबर 1945, 24 दिसंबर 1945 या 24 जून 1945? सो द ईयर इज सेम 1945, द डेट इज सेम 24th, you just have to pick out the right month, and the right answer is 24th October 1945 in San Francisco। अभी अक्टूबर का मंथ चल रहा है, तो 24 अक्टूबर को देखिएगा ये लोग जो है वो इसका डे बनाएंगे UN का। तो उस वक्त 1945 में 24 अक्टूबर को सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में इसकी बुनियाद रखी गई, यूनाइटेड नेशंस UN। आगे चलते हैं। विच कंट्री इज़ नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन? बेल्जियम, जापान, फिजी, चाइना? लैंड ऑफ राइजिंग सन, एंड द राइट आंसर इज जापान। जापान को कहा जाता है लैंड ऑफ राइजिंग सन, कि यहाँ से सन जो है वो राइज होता है। द नेक्स्ट वन, विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ 1000 लेक्स? लैंड ऑफ 1000 लेक्स, फिनलैंड, थाईलैंड, फिजी, चाइना? Yes, it's Finland, land of 1000 lakes. Next one, which continent has the highest number of countries? Highest number of countries, which continent? Asia, Africa, Australia, Europe? So obviously it's not the Australia, इसमें तो हैं ही 2-3 countries. Asia, Africa या Europe? And the right answer is Africa. ऑलमोस्ट 54 कंट्रीज़ अकॉर्डिंग टू UN, और भी कुछ छोटे छोटे हैं बट जो रिकग्नाइज्ड हैं वो 54 कंट्रीज़ हैं जो कि अफ्रीका में हैं, एंड दैट्स द ह्यूज नंबर। सो अफ्रीका हैव द मोस्ट कंट्रीज़। नेक्स्ट वन, द टोटल नंबर ऑफ ओशंस इन द वर्ल्ड। ये तो आप उंगलियों पे काउंट भी कर लें, लेकिन बाज़ औक़ात लोगों को ये भी नहीं आता। 7, 5, 4 या 6? तो जी जनाब, इट्स 5।
ये 5 जो हैं वो ओशंस हैं, ठीक है। नाम भी दिए हुए हैं, पैसिफिक ओशन, एंटार्क्टिक ओशन, अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन एंड इंडियन ओशन। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, सबसे बड़ा ये पैसिफिक ओशन है, ये अटलांटिक ओशन है, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका को टच कर रहा होता है, इधर से यूरोप को कर रहा होता है, ठीक है। और इंडियन ओशन है जो हमारे यहाँ लग रहा होता है, ठीक है, और सब कॉन्टिनेंट में इधर लग रहा होता है। फिर ऊपर एंटार्क्टिक ओशन है, सॉरी नीचे एंटार्क्टिक ओशन है, ऊपर अटलांटिक ओशन है। सो इस तरह से 5 ओशंस हैं, यानी वाटर बॉडी जो है वर्ल्ड की उसको 5 बड़े बड़े आप कह लें कि पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। सो देयर आर 5 ओशंस। नेक्स्ट वन, विच कंट्री गिफ्टेड द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी टू यूएस इन 1886। अब ये 2 सवाल हैं बेसिकली। एक सवाल इसमें से ये आया हुआ था कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है वो कौन से साल गिफ्ट किया गया इस कंट्री ने इस कंट्री को। तो आपको अब ईयर भी पता लग गया कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी 1886 में गिफ्ट किया गया था, बट किस कंट्री ने किसको गिफ्ट किया था? ऑब्वियसली यूएस को गिफ्ट किया था। तो यूएस को किस कंट्री ने गिफ्ट किया था? इंग्लैंड, साइप्रस, बेल्जियम या फ्रांस? सो यस, इट्स फ्रांस। ये है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, सही है, जो कि इंग्लैंड में है। इसको गिफ्ट किया था फ्रांस ने 1886 में। तो ये 2-3 अगर सवाल घुमा के दे दें एग्जामिनर तो आप कैरी कर लेगा वहाँ से। नेक्स्ट वन, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड। चाय की पैदावार कौन सा मुल्क करता है सबसे ज़्यादा? बांग्लादेश, इंडिया, चाइना या पाकिस्तान? तो इसका सीधा सीधा आंसर ये है कि जहाँ से चाय की इब्तिदा हुई थी वहीं चाय का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है। या दैट्स चाइना, लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर। और चाय की इब्तिदा की जो हमें हिस्ट्री मिलती है, ऑल्थो वो थोड़ी सी एम्बिगुअस है, लेकिन चाइना की तरफ ही सारे इशारे जाते हैं कि यहीं से चाय की इब्तिदा हुई है। सो यस, चाय इज़ द लार्जेस्ट, चाय का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो चाइना है। नेक्स्ट वन, माउंट एटना द मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो लोकेटेड इन। ये एक वॉल्केनो है और मोस्ट एक्टिव है। माउंट एटना कहाँ पर है? इंडोनेशिया, जापान, ईरान या इटली? यस, इट्स इन इटली। माउंट एटना वॉल्केन, क्वाइट एक्टिव वॉल्केनो माउंटेन। इसमें से लावा जो है वो काफ़ी एरप्ट होता रहता है। इसकी फ्रीक्वेंसी भी लिखी हुई थी, वो मैंने सोचा कि देना ज़रूरी नहीं है, बट ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं इस तरह के। आगे चलते हैं। विच कंट्री इज़ नोन एज द बैटल ग्राउंड ऑफ यूरोप। यस, ये बहुत पूछा जाता है। बैटल ग्राउंड ऑफ यूरोप कौन सा कंट्री है? ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल, बेल्जियम, इटली? द राइट आंसर इज बेल्जियम। बेल्जियम को बैटल ग्राउंड ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। ये इस तरह का नक्शा है इसका, और अब तो खैर बहुत खूबसूरत सा हो गया बेल्जियम। आगे, विच कंट्री नोन एज द लैंड ऑफ ट्यूलिप्स। क्या बात है, लैंड ऑफ ट्यूलिप्स। ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल, नीदरलैंड, फ्रांस? लैंड ऑफ ट्यूलिप्स, एंड द राइट आंसर इज नीदरलैंड्स, द लैंड ऑफ ट्यूलिप्स। ये आप डिफरेंट कलर के ट्यूलिप्स देख सकते हैं यहाँ पे। सो इट्स डेफिनेटली ब्यूटीफुल। आगे, लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। हिमालय, एंडस, एल्प्स, यूराल माउंटेन्स? And the right answer is Andes. Andes, that is located in South America. ये longest continental mountain ranges हैं, और इसके ऊपर इस तरह के कलर्स जो हैं, ये इसके पीछे भी कुछ था, आई एम एक्चुअली अभी याद नहीं आ रहा मुझे। ये ख़ास किस्म की जो है वो जब बारिश होती थी तो कुछ ख़ास किस्म का इसके ऊपर। सो दैट्स एंडेस लोकेटेड इन साउथ अमेरिका। नेक्स्ट वन, हाउ मेनी कंट्रीज़ वर पार्टिसिपेटेड एज अ फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो जब 1945 में 24 अक्टूबर को सैन फ्रांसिस्को में यूएन बन रही थी, तो उस वक्त उसके फाउंडिंग मेंबर्स जो हैं वो कितने थे? बाद में भी बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं वो यूएन का हिस्सा बनती रहीं, बट एट दैट पर्टिकुलर डेट हाउ मेनी मेंबर्स? 45, 55, 67 या 51? द राइट आंसर इज 51 कंट्रीज़। उस वक्त जो है वो 51 कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने कहा था कि हम ज्वाइन करेंगे यूनाइटेड नेशन को। द नेक्स्ट वन, लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। या ये पूछा जाता है और बहुत आसान है वैसे। अमेज़न, बोस्फोरस, बोट्सवाना रेन फॉरेस्ट, घाना रेन फॉरेस्ट? अमेज़न, डेफिनेटली अमेज़न फॉरेस्ट दैट इज़ लोकेटेड इन ब्राज़ील। और ब्राज़ील कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में, कॉन्टिनेंट जो है वो।
तो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट इज़ द लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट वन, लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड, इस दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा। बोर्नियो आइलैंड, फिनलैंड, ग्रीनलैंड, जावा आइलैंड। And the right answer is Greenland. Yep, the largest island of the world. और ये डेनमार्क के सुपरविजन में है, बट इट्स अ ह्यूज आइलैंड। आप इसको ग्लोब पे देख सकते हैं। नेक्स्ट वन, विच माउंटेन इज नोन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, कौन से माउंटेन को जो है वो आसमान की छत का टाइटल मिला है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड? हिमालय, K2, पामीर, काराकोरम। And the right answer is पामीर माउंटेन्स, लोकेटेड इन ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान कहाँ पर है भाई? सेंट्रल एशिया में है। ठीक है, तो ये जो रेंज है ये सेंट्रल एशिया से साउथ ईस्ट एशिया की तरफ चलती है। और ये पामीर, इसको ये थोड़ी सी पिक्चर मिट गई यहाँ से, रूफ ऑफ द वर्ल्ड इसको टाइटल दिया हुआ था, द पामीर्स। और आप यहाँ थोड़ा सा नक्शे में अगर देखें, समझ तो शायद ना आए, ये ताजिकिस्तान से ऐसे होती हुई चल रही है। सेंट्रल एशिया में जो 5 ममालिक हैं सारे, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, उसमें से ताजिकिस्तान की तरफ ये पामीर माउंटेन्स की रेंज चलती है। सो दीज आर दी रूफ ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट वन, येलोस्टोन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच कंट्री? एक मशहूर पार्क है येलोस्टोन नेशनल पार्क, यूएस, चाइना, फ्रांस या यूके, कहाँ पर है ये? द राइट आंसर इज यूएस है। अमेरिका में ये येलोस्टोन नेशनल पार्क है। और आप देख सकते हैं कि इस पार्क में मतलब ये स्टोन्स जो हैं इनकी जब ये रिफ्लेक्ट करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा येलोइश सा कलर देते हैं। सो येलोस्टोन नेशनल पार्क लोकेटेड इन यूएसए। द नेक्स्ट वन, विच रिवर इज पासिंग थ्रू पेरिस सिटी? ठीक है, पेरिस सिटी से जो वो रिवर जा रहा है उसका नाम क्या है? नाइल, थेम्स, वोल्गा, सेन। एंड द राइट आंसर इज सेन रिवर पासिंग थ्रू पेरिस सिटी। तो ये आप एफिल टावर देख रहे होंगे, ठीक है, इस पिक्चर में भी और यहाँ भी। तो ये जो पूरा रिवर जा रहा है, ये जो रिवर जा रहा है इसको बोलते हैं सेन रिवर, सीन रिवर। कुछ लोग सीन कहते हैं, कुछ सीन कहते हैं, जो भी आप प्रोनाउंस करें, बट ये वर्ड याद रहना चाहिए। नेक्स्ट वन, द टॉलेस्ट वाटर वॉल, इट्स नॉट एक्चुअली द वॉल, इट्स फॉल। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, वाटर फॉल जिसे आप झरना कहते हैं, पानी का झरना। सो द टॉलेस्ट वाटरफॉल जिसे हम एंजल्स फॉल्स कहते हैं, ये किस कंट्री में लोकेटेड है? वेरी कॉमन क्वेश्चन एंड वेरी इजी क्वेश्चन। तो दुनिया का सबसे बड़ा झरना जिसे हम एंजल्स फॉल कहते हैं कहाँ पर है? कनाडा, नॉर्वे, पेरू, वेनेजुएला। एंड द राइट आंसर इज वेनेजुएला। ठीक है, इसको हम एंजल फॉल्स कहते हैं। ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये पिक्चर से ही थोड़ा सा आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, काफ़ी डीप है ये। तो ये लार्जेस्ट फॉल है, एंजल फॉल। द नेक्स्ट वन, EMU बर्ड, ईमू भी कहा जाता है, इज फाउंड इन विच कंट्री? इट्स ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, पेरू, जापान। एंड द राइट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसको कुछ लोग एम्यूल भी कहते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म एम्यूल। सो दैट्स ओनली इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में कैंगरू भी होता है और कहीं शायद होता नहीं है। द नेक्स्ट वन इज विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम जोन्स? कौन सी ऐसी कंट्री है जिसकी लोकेशन कुछ ऐसी है कि या उसका रकबा कुछ ऐसा है कि उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम जोन्स मिलेंगे आपको? यहाँ पे भी कुछ टाइम हो रहा है, कंट्री के दूसरी साइड पे जाओगे वहाँ कुछ टाइम हो रहा होगा। सो रशिया, नॉर्वे, फ्रांस या चाइना? द राइट आंसर इज फ्रांस। फ्रांस की कुछ लोकेशन इस तरह से है कि यहाँ पे टाइम जोन्स जो हैं वो थोड़े से ज़्यादा हैं, हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम जोन्स हैं यहाँ पे। नेक्स्ट वन, विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ लेक्स? सबसे ज़्यादा लेक्स कौन सी कंट्री में है? लैंड ऑफ 1000 लेक्स का तो टाइटल मिला हुआ है फिनलैंड को, लेकिन सबसे ज़्यादा लेक्स कौन सी कंट्री में है? ठीक है, रशिया, नॉर्वे, थाईलैंड या कनाडा? द राइट आंसर इज कनाडा। 62% लेक्स का जो एरिया है वो तो कनाडा के पास है। और कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि मैपल ट्री कौन सी कंट्री के फ्लैग पर है? तो ये आप देख रहे हैं, ये मेपल, इसको मेपल कहते हैं। इस पत्ती की जो ख़ास जो एक आप कह लें कि
इसकी जो बॉडी बनी हुई है इसको मेपल कहते हैं। और कनाडा में मेपल ट्रीज बहुत हैं, तो कनाडा के झंडे पे मेपल ट्री है। सो इट्स कनाडा 62% लेक्स एरिया। नेक्स्ट वन, विच कॉन्टिनेंट हैज़ नो डेजर्ट? ऐसा कौन सा बर्रा आज़म है जिसमें कोई सहरा ही नहीं है? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका या यूरोप? एंड द राइट आंसर इज़ यूरोप। सो आप देख सकते हैं कि ये यूरोप हाईलाइट हुआ हुआ है ग्रीन ग्रीन, ठीक है। और ये EU जिसे यूरोपियन यूनियन कहते हैं उसका झंडा है, उसमें ये कुछ सितारे इस तरह से होते हैं। एंड यूरोप हैज़ नो डेजर्ट। डेजर्ट अफ्रीका में मिल जाएगा आपको, एशिया में मिल जाएगा, बट यूरोप में नहीं है। नेक्स्ट वन, विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ लैंड कवर्ड बाय फॉरेस्ट एरिया? ऐसी कौन सी कंट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा बाय परसेंटेज उसकी लैंड जो है वो फॉरेस्ट एरिया के से कवर हुई हुई है? लोआस, ब्राज़ील, साउथ अमेरिका, सूरीनेम। सो बेसिकली साउथ अमेरिका इज़ नॉट अ कंट्री, इट्स अ कॉन्टिनेंट। तो इन तीनों में से कुछ हो सकता है। द राइट आंसर इज़ सूरीनाम। हाँ, ये सूरीनाम है वैसे साउथ अमेरिका में, ठीक है। सूरीनाम का एक छोटा सा एक कंट्री है जो कि बाय परसेंटेज सबसे ज़्यादा उसको एरिया जो है वो फॉरेस्ट ने कवर किया हुआ है। ये आपको यहाँ पे अगर नज़र आ जाए, ब्राज़ील के आसपास ही है ये, और ये पूरा का पूरा एरिया। सो सूरीनाम बाय परसेंटेज हाईएस्ट एरिया कवर्ड बाय फॉरेस्ट। द नेक्स्ट वन, विच वन इज़ द कैपिटल ऑफ स्पेन? बार्सिलोना, मैड्रिड, ज्यूरिख, लिस्बन? तो स्पेन का कैपिटल है जनाब मैड्रिड, द कैपिटल ऑफ स्पेन। ये पिक्चरें लगाने की वजह यह है कि वहाँ पर स्पेन में जो है वो बुल फाइटिंग का जो गेम है बहुत ज़्यादा कॉमन है। सो दैट्स द पिक्चर ऑफ अ बुल। सो आई बिलीव कि आपको कुछ रेलेवेंसी मिले। मैड्रिड इज़ द कैपिटल ऑफ स्पेन। द नेक्स्ट वन, द हिस्टोरिक सिटी ऑफ माचू पिचू इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री? क्वाइट फनी नेम, माचू पिचू। सो ये माचू पिचू कहाँ पर है? बड़ा हिस्टोरिक सा सिटी है और इसमें बहुत सारे खंडरात मिले थे। बोलेविया, यूराग्वे, पेरू या चाइल? एंड द राइट आंसर इज़ पेरू। तो पेरू के अंदर ये सिटी है माचू पिचू। कभी विज़िट कीजिएगा, मैं भी जाऊंगा, सोचा मैंने, इंशाल्लाह अल्लाह लेकर जाए। बड़ा हिस्टोरिकल सा इसका व्यू है और ये सिटी भी बहुत साफ़ सुथरी सी अच्छी बनी हुई है। सो दैट्स माचू पिचू लोकेटेड इन पेरू। द नेक्स्ट वन, द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस ऑफ यूरो करेंसी इज़ इन? अब ये यूरोपियन यूनियन जो बनी हुई है, ठीक है, जिसमें से अभी ब्रिटिश तो निकल गया ब्रेक्जिट के थ्रू, तो ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ इन्होंने इत्तेहाद किया हुआ था कि एक ही करेंसी चलेगी, जिसे हम नाम दे देते हैं यूरो। ये हमारे जितने भी इसमें सरबरा ममालिक हैं 35 39 कितने हैं, तो इसका लेकिन हेड ऑफिस कहाँ है जो इस यूरो को कंट्रोल कर रहा है? लंदन में, फ्रैंकफर्ट में, बर्लिन में या ब्रसल्स में? द राइट आंसर इज़ फ्रैंकफर्ट। अब ये फ्रैंकफर्ट जो है ये जर्मनी का एक सिटी है जो कि यूरो का सेंट्रल बैंक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये। ओके, द नेक्स्ट वन, द कंस्ट्रक्शन ऑफ एफिल टावर इज़ कंप्लीटेड इन विच ईयर? हाँ, एफिल टावर जो है वो किस साल में जो है मुकम्मल हो गया था? 1889, 1900, 1906 या 1908? द राइट आंसर इज़ 1889। सो ये एफिल टावर 1800 ओके 89 को उर्दू में क्या कहते हैं? 89 ही बोल रहा हूँ मैं, मुझे याद नहीं आ रहा। सो ये 1889 में एफिल टावर कंप्लीट हो गया था। एंड इट्स क्वाइट एन अमेजिंग थिंग, मतलब क्या ज़बरदस्त उसको मैन्युफैक्चर किया है। अभी तक जो है वो इसकी मैन्युफैक्चरिंग में कोई इशू नहीं आया। सो दैट्स द एफिल टावर in France 1889. The next question, the headquarter of World Bank is located in? वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन, वाशिंगटन डीसी? वर्ल्ड बैंक जो सबको लोन देता है, ठीक है, न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन या वाशिंगटन डीसी? द राइट आंसर इज़ वाशिंगटन डीसी। यस, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में ही है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिटी ऑफ टू कॉन्टिनेंट्स, वो कौन सा शहर है जिसको कहते हैं कि ये तो दो बर्रे आज़म पे मुश्तमिल है? यानी उसका एक पोर्शन एक बर्रे आज़म में लग रहा है और दूसरा पोर्शन दूसरे बर्रे आज़म में लग रहा है। वेरी कॉमन एंड इंटरेस्टिंग सिटी। न्यूयॉर्क, इस्तांबुल, मॉस्को, शिकागो? यस, एंड द राइट आंसर इज़ इस्तांबुल।
इस्तांबुल में जो वो बासफोरस स्ट्रेट है, तो उसके एक तरफ जो है वो एशिया लग रहा है, और दूसरी तरफ अगर वो स्ट्रेट आप वो पुल क्रॉस करके चले जाएं तो वहाँ पर यूरोप लग रहा है। सो इस्तांबुल जो है वो बड़ा ज़बरदस्त शहर है, एंड इट्स इन टर्की। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ थॉमस कप इज़ फॉर विच गेम। बड़ा मशहूर कप है थॉमस कप, कौन से गेम में दिया जाता है? टेबल टेनिस, गोल्फ, एंड ऑब्वियसली दीज टू आर द अनअप्रोप्रिएट ऑप्शंस। शायद लिखने में मिस्टेक हो गई है। तो थॉमस कप जो है वो कौन से गेम के लिए फेमस है? एंड द राइट आंसर इज़ बैडमिंटन, जो कि मैं यहाँ पर देना चाह रहा था, ये पता नहीं किस तरह से चेंज हो गया। सो इसको वैसे याद रखें कि बैडमिंटन का जो गेम होता है, ये वाला जो गेम है शटल कॉक से जो खेल रहे होते हैं, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट कप है जिसे हम थॉमस कप कहते हैं। बस ये जहन में रखिएगा, ये गेम्स के हवाले से पूछते हैं ये। ओके, द नेक्स्ट वन, नोबेल प्राइज इज एक्सेप्ट फॉर द पीस इज अवॉर्डेड इन विच कंट्री। पीस के अलावा जितने भी नोबेल प्राइजेज हैं वो कौन से कंट्री में दिए जाते हैं? स्टॉकहोम, ऑस्लो, न्यूयॉर्क, ऑक्सफोर्ड। द राइट आंसर इज स्टॉकहोम। ये क्या है? अ सिटी ऑफ स्वीडन। द पीस अवार्ड इज गिवन इन ऑस्लो, नॉर्वे। बस एक जो पीस का अवार्ड है, अमन का अवार्ड है, वो दिया जाता है ऑस्लो, नॉर्वे में। बाकी सारे नोबेल प्राइजेज जो हैं वो स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। स्टॉकहोम इज़ अ सिटी ऑफ स्वीडन। और अभी मैंने ये अपडेट नहीं किया, लेकिन नोबेल प्राइज़ के हवाले से याद आ गया कि लेटेस्ट 1-2 साल के जो नोबेल प्राइज़ विनर्स हैं, आपको उनके नाम याद रखने हैं, ठीक है? फिज़िक्स में कौन कौन लेकर गया, मेडिसिन में कौन लेकर गया, राइट? इस तरह से केमिस्ट्री और फिजियोलॉजी में कौन लेकर गया, लिटरेचर में कौन लेकर गया। सो उसको भी थोड़ा देखिएगा, खुद से देख लीजिएगा, गूगल कर लिएगा। आगे चलते हैं। फर्स्ट नोबेल प्राइज़ वाज लॉरिएटेड इन विच ईयर। पहला नोबेल प्राइज़ जो है वो कौन से ईयर में नवाजा गया? लॉरिएट कहते हैं नवाजने को। लॉरिएटेड इन विच ईयर, यानी कि फर्स्ट नोबेल प्राइज़ कब दिया गया? 1900 में, 1901, 1902 या 1903? एंड द राइट आंसर इज़ 1901। तो ये अल्फ्रेड नोबेल साहब थे, एक स्वीडिश बंदा है ये, उसने जो है वो ये रिवायत डाली थी। और जो जितना मुझे याद आ रहा है, इस बंदे ने डायनामाइट बनाया था। आई मीन डायनामाइट जो होता है, जो कि ब्लास्ट होता है। तो इसकी भी कभी हिस्ट्री पढ़नी है तो आप पढ़ लीजिएगा, नोबेल प्राइज़ जो है वो किस तरह से शुरू हुए। बहरहाल द मैन इज़ अल्फ्रेड नोबेल, और 1901 में जो है वो नोबेल प्राइज़ की जो है वो स्टार्ट हुआ था, और इस तरह से सिक्का दिया जाता है उन लोगों को। सो दैट्स इट। इसको अभी यहीं रखते हैं। 100 क्वेश्चन हमारे हो गए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट 50 MCQs लेके आ रहा हूँ। नहीं भूलना, नहीं भूलना, नहीं भूलना, हमेशा इसको याद रखिएगा, या आपके बहुत काम आने वाली हैं चीज़ें। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।